नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई यूपी पुलिस का मॉडरेट, यानी अभी तक इसके पहले जो हमने डिस्कस किया भाई, पहला बिल्कुल इजी था, यानी आप लोग बिल्कुल विदाउट पेन चलाए ओरल बता सकते थे सारे आंसर्स। आज कहीं कहीं आपको पेन चलाना पड़ेगा, यानी इजी और मॉडरेट का मिश्रण क्वेश्चंस हैं। यदि जो आप देखोगे अभी रिसेंटली जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आज अपने आप को अच्छे तरीके से इवेल्युएट करिए और पुराने मेमोरीज का मतलब हुआ एक गलत मेमोरी है कि भाई यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल हो गया, आरओ यारो का पेपर कैंसिल हो गया, और उससे होता क्या ना कि हताश और निराश नहीं होना है। क्योंकि होता ना, लोग कहते हैं कि तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। हो सकता है ये आपके लिए बेस्ट नहीं लिखा था, कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं लिखा था, आपका टाइम अभी नहीं आया, तो शायद अब टाइम जो नहीं आया वो टाइम आ सकता है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत भाई और किस लिए है, यानी जो है हमें लगता है कि यहाँ पे कर्म करने के लिए है। आपको कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फुर्सत नहीं मिलेगी, यानी अलग अलग स्टेज पर आप अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते जाओगे। फिलहाल तो चलिए, अभी जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक और एक सिर्फ मोटो होना चाहिए कि कैसे अच्छे से पढ़ाई करके हम कोई अच्छी सी जॉब ले लें, जिससे क्या हो कि अपने लिए तो करेंगे, एक तरीके से माँ बाप के लिए भी एक सपना होगा कि आप कहीं अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाए। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं दिस, यानी यूपी पुलिस का टेस्ट पेपर नंबर 2। डेली आपसे हम 7 बजे इवनिंग में मिलेंगे, और बिल्कुल जल्दी से सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत सारे लोग जो है हमें लगता है कि उनको लग रहा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। आज सब लोग अपने आप को इवेल्युएट करेगा। यूपी पुलिस का ही टेस्ट पेपर, ऐसा नहीं कि कुछ अलग पेपर है कि बहुत टफ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, मॉडरेट है। देखो, जैसे ये देखोगे, कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना है। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? याद करो, आपको सम चतुर्भुज अगर दिया हो, यानी सम नहीं, समरूप चतुर्भुज दिया होगे, उसकी प्रॉपर्टी कंफर्म होगी। समरूप का मतलब क्या होता है? यानी बिल्कुल समरूप, यानी एक जैसे ना। समरूप त्रिभुज में एक कंडीशंस क्या होती थी, ध्यान दीजिएगा। यानी समरूप का मतलब एक जैसे, यानी सर्वांग सम का मतलब एक ही, समझिए दोनों अलग के। यहां पर आपको पता होगा समरूप 2 यानी ABC, अगर आप नाम दे दो ABC और ये DEF, और आपसे ये बोल दिया जाए भाई DEF, यहां से हम बोल दें P, यहां से बोल दें Q, आपसे यह कह दिया जाए भाई जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो समरूप है। समरूप के लिए एक लगाते हैं DEF के समरूप है। तो इसके लिए कंडीशंस आपने क्या लिखा था? कहोगे सर बिल्कुल, 2 त्रिभुज आपस में अगर समरूप होंगे यानी सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का होगा, यानी त्रिभुज एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ABC का क्षेत्रफल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का एरिया, ये क्या होगा? इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स। करेस्पॉन्डिंग का मतलब संगत भुजाएं, यानी यहां ABC की AB और DE, यानी इसी सीक्वेंस में AB DE, यानी आप बोल सकते हो इनकी संगत भुजाएं AB DE। और कौन सी है भैया? आप कहोगे सर BCEF, क्या बोलोगे? BCEF बोलोगे। फिर क्या बोलोगे? सर AC और DF, या बोलोगे, बात तो वही है ना, कहोगे सर AC और DF, बिल्कुल AC और DF। फिर क्या बोल सकते हो सर? यानी जो अल्टीट्यूड डाला गया है, जो लंब डाला गया है, यानी आप बोलोगे सर AP और DQ, AP और DQ, इन सबके DQ इन सबके स्क्वायर्स के बराबर होता है। याद करो, ये लिखे थे आप लोग। समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि समरूप त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि भाई त्रिभुज एरिया का रेशियो जो होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। कहोगे यस सर। अगर ये कंडीशंस आपको पता होगी, ये बिल्कुल आसान सा हो गया। क्या भाई? 2 समरूप त्रिभुज, यानी पहले का 169 एरिया है, दूसरे का भैया 121 है, और पहले की सबसे बड़ी भुजा है 26, दूसरे की सबसे बड़ी भुजा नहीं पता। तो यानी जो एरिया का रेशियो होगा उनके भुजाओं के रेशियो के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? कहोगे यस सर, बिल्कुल होगा। और भाई अगर बिल्कुल होगा तो क्या होगा? चलो देखते हैं।
ओके तो बिल्कुल होगा। तो आप कहोगे सॉल्व कर देंगे सर, यहां से अंडर रूट इधर आएगा, स्क्वायर रूट बन गया तो 169 का सर 13 हुआ, और ये वर्गमूल बनेगा 121 का 11 हुआ, बराबर 26/x। कहोगे हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहे 13 दूनाई 26 हुआ, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x बराबर 11 दूना 22, यानी दूसरी जो है उसकी भाई सबसे बड़ी भुजा 22 यानी 22 सेंटीमीटर होगी। बताइए कोई डाउट है? हमें पूरी उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, जिन्होंने एक बार भी क्या पढ़ा होगा भाई, एक बार भी अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो सबसे पहले बेसिक समरूप का ये कंडीशंस होती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते थे। आपको वर्क एंड बेसिस हमने स्टार्टिंग बहुत अच्छे से बताया था, जैसे ये था ए और बी 12,000 रुपए के लिए काम की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेले भाई साहब काम को 12 दिन में पूरा फिनिश कर देते हैं, और बी भाई साहब उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी की मदद से, मतलब ए और बी के साथ अगर सी आ जाए तो तीनों 6 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी ने 12,000 रुपए के किया, लेकिन सी भी आ गया, दोनों की हेल्प किया। इसका मतलब आपको पता है भाई, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है जो हमेशा जो है एबीसी को जो वेजेस यानी जो मजदूरी बटती है वो कैसे विभाजित होती है? या तो आप ये बोलोगे उनके द्वारा किए गए समय, यानी जो वेजेज होगा, यानी जो मजदूरी होगी भैया, मजदूरी हमेशा इफिशियंसी बोलो या कार्य बोलो, वर्क यानी इफिशियंसी या वर्क के प्रपोर्शन, यानी एक ही काम को करने के लिए जो अनुपातिक इफिशियंसी होता, कार्य क्षमता होता उनमें या किए गए कार्य में, दोनों एक ही चीजें हैं, समानुपाती, और लिए गए टाइम के विक्रमानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स प्रपोर्शन होता है। कहोगे यस सर, यानी अगर आपको यहां एबीसी का एक वर्क के लिए इफिशियंसी यानी वर्क बराबर के लिए इफिशियंसी पता हो जाए, उसमें भी बांट सकते हो, या पता हो जाए एबीसी किसी काम को अलग अलग कितने दिनों में करते हैं तो भी पैसा बांट लोगे। कहोगे यस सर। चलो फिलहाल किसी के लिए सबसे आसान ऐसा होता है इफिशियंसी, यहां से 12 16 6 का यानी 48 48 आप कार्य मान लो, 48 कार्य है तो 12 चौक 48, एक दिन में 4 काम, 16 3 48 ये 3, और एबीसी का मतलब 6 8 48 यानी 8 काम। आप बताओ, यहां से क्लियर हो गया भैया, एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम ना, सी एक दिन में कितना काम? कहोगे सर ए और बी 4 7 और तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम, तो दोनों मिलकर 7, घटा दोगे 1 काम, ठीक है ना। तो आप अगर टाइम भी निकालते तो वर्क डिवाइड बाई सबका इफिशियंसी, कहोगे हाँ सर, तब भी आ जाता वही ना, बात वही है। फिलहाल ए बी सी में इस अनुपात में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए को 4 बी को 3 और सी को 1, 4 3 7 1 8, कुल 8 भाग की वैल्यू कितना है भैया? 12,000 रुपए। कहोगे हाँ सर। क्या चाहिए आपको? बी यानी 3 भाग की वैल्यू चाहिए, बी का वेजेस। तो 8 एकम 8 पंचे 40, 15 तिया 45 यानी 4500 यानी 4500 रुपए इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है? सर नो कंफ्यूजन एट ऑल। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कोई डाउट है? नहीं डाउट है भाई ना। चलो नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, याद करिए क्या दिया है। 2 आदमी भाई साहब हैं, जिनमें एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्थान से निश्चित गंतव्य स्थान ए है, गंतव्य स्थान बी है। ये 2 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति कौन है नहीं पता है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी, दूसरा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। जाहिर सी बात है बाद वाला आदमी 1 घंटे पहले पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, क्यों घंटे भैया पहले पहुंचेगा? क्योंकि उसकी चाल ज्यादा है कि नहीं? जो 8 किलोमीटर जा रहा है वो जल्दी पहुंचेगा, और जो किस चाल से जा रहा है भाई 5 की चाल जा रहा है वो स्लो पहुंचेगा। अगर आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करोगे भाई? दूरी आप कुछ मान लो, डी मान लो, डी दूरी को पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाएंगे इतना समय, इसी दूरी को 8 जाएंगे इतना समय, दोनों में समय का अंतर 1 घंटे है कि नहीं? बस सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो गया। तो इसमें ओरल डी बता दोगे इसमें आई होप किसी कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ 8 पंचे 40 एलसीएम हुआ, और 8d और 5d यानी 3d बराबर 1 हुआ, तो d बराबर कितना? 40/3 यानी 13.33। ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका ये हुआ। दूसरा सर अगर सर दूरी बराबर है, याद करिए जो चाल का अनुपात होगा
तो ये उल्टा रेसिप्रोकल समय का रेशियो होगा, यानी पहले व्यक्ति को 8 समय, दूसरे व्यक्ति को 5 समय। चाल पहले व्यक्ति की ये है और दूसरे व्यक्ति की है, जो चाल का अनुपात उसका उल्टा समय का अनुपात। दोनों के समय में अंतर याद करिए कितने का, यानी 1:3 रेशियो है और अंतर 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 1 की वैल्यू 20 मिनट, ध्यान दीजिएगा। और 20 अट्ठे 2 8 16 160 मिनट। पहला व्यक्ति 160 मिनट में ये यात्रा कवर करता है, दूसरा 100 मिनट में यात्रा कवर करता है। तो दूरी चाहिए किसी से भी निकाल दो। पहला व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर से 160 कितना मिनट लगे, 60 से भाग कर दो, यहां से 12, यहां से 4 3 12, 4 चौक 16, 13.33, तब भी आ जाएगा। ये भी तरीका था, या और भी एवरेज स्पीड से भी निकाल सकते थे। कहोगे वाह सर वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल पढ़ना है, ओरल आंसर बताना है। एक दुकानदार 15% के लाभ पर ट्रांजिस्टर को 9,066 बेचता है। अच्छा भाई, और कह रहा है दूसरे ट्रांजिस्टर को 5% हानि पर इतने में बेचता है, तो कुल लाभ या हानि। भाई आपको तो क्लियर हो गया, 2 ट्रांजिस्टर है, पहले को कितने में खरीदा, दूसरे को कितने में खरीदा, ये पता हो जाए, कुल कितना है उसकी सीपी पता हो जाए। पहले को कितने में बेचा सबको पता है, कितना 966 में। दूसरे कितने में बेचा भैया आपको पता है कितने में, 1060 में बेचा। तो कुल भैया कितने में दोनों को बेचा, 0 हुआ या 6 हुआ, देखो 6 6 6 12 के 2 हुआ, 9 1 10 हुआ और 1 1 2 हुआ। 2026 में दोनों को बेचा। तो अब हमें क्या चाहिए, दोनों को खरीदा कितने में, अगर ये पता हो जाए आंसर बता दो। क्या डाउट है भाई। पहले को 966 में बेचा भाई साहब, और उसको 15% का लाभ हुआ, यानी 15 के प्रॉफिट पर इतने में बेचा। तो 15 के प्रॉफिट पर इतने में बेचा, तो 115 की वैल्यू 966 है। तो आप 100 निकाल सकते हो, यानी 15 प्रॉफिट का मतलब 100 में खरीदेगा, 115 में बेचेगा। खरीद मूल्य से 15 बढ़ाकर बेचा, यानी 115 की वैल्यू 966 है भाई साहब। तो 100 की वैल्यू निकाल लोगे। 5 23 हुआ, 5 से 20 हुआ। आप कहोगे 23 23 चौका 92, 23 दुना 20, 2 चौक 8, यानी कितना हुआ 840 को में पहले को खरीदेगा। बताइए कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन एट ऑल। ओके सर, अगला सर दूसरे को बेचता है कितने में, 1096 में, और 5% लॉस पर बेचता है। 5% की वैल्यू सर आप ऐसे भी कर सकते हो, 5/100, यानी 1/20 सर, यानी 20 में खरीदेगा, 1 की हानि होगी, यानी 19 में बेचेगा, और 19 की वैल्यू 1060 है। 20 निकालोगे दूसरे की सीपी। बताइए कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन एट ऑल। कहोगे यस सर। अब निकाल लो, कटेगा नहीं कटेगा, 19 पंचे 95, 95 11 नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, ये तो पता है। 2 छक 12 हुआ और 2 एकम 2, यानी 1060 का दोगुना कितना हुआ, 2120 डिवाइड बाई 19। दोनों का सीपी जोड़ दो, बेसिक की बात कर रहे हैं। और आपको प्रॉफिट लॉस तब भी बता सकते हो जब रेशियो आ जाए, मतलब यहां से इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे और 19 नीचे रहेगा, 19 यहां मल्टीप्लाई कर दो। कहोगे हाँ सर कोई इशू ही नहीं है। 19 चौक 76 ना, 6 हुआ, 19 अट्ठे 152। देखो यार इस बार कंफ्यूजन था, 76 और 7 बचा ना, 19 अट्ठे 152 और 7 कितना हुआ, तो 159 और प्लस कितना 21,200। ये दोनों का सीपी और डिवाइड बाई 19 इधर आ जाए, तो यानी 2026 गुणे 19। मतलब ये थोड़ा टफ मामला होता गया, क्वेश्चन का कैलकुलेशन टफ है। सेलिंग प्राइस है तो ऐसे बता भी नहीं सकते हो। कहोगे यस सर। या तो भाई हम ये भी बोल सकते हैं दोनों का विक्रय मूल्य बराबर भी नहीं है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व तो करना ही है, करिए भाई। इसको हटा दें, हाँ सर। देखो अब तो बता ही दिए ना। अब कहोगे सर यहाँ 0 6 और 9 2 11 के 1 हुआ, 5 1 6 1 7 हुआ, 2 1 3, और यहां से 19 छक्का 114, 11 19 दुनाई 38 और 11 कितना हुआ 49, 4 19 एकम 19, 4 23 के 3 कैरी 2, 38 और 2 कितना हुआ 38 और 2 कितना हुआ 40।
आप बताओ 37,160 में खरीदा, इतने में बेचा, कितने का लाभ हुआ, प्रॉफिट कितने का, घटा दो भाई। 4 में से कितना हुआ, ये 4, 9 में से 6 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, और भाई 40 में से 37 गया 3, डिवाइड बाई 37,160 गुणे 100 यहाँ परसेंट, जो आए कितना। अब लगभग कितनी गुना जाएगा, 2 टाइम जाएगा, वो अपने आप समझ में आ जाएगा ना, ये कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, कंफ्यूजन बहुत है। देखो लगभग कितना, देखो ये 3 लाख है और ये 37,000 है, तो कितनी बार लगभग जाएगा याद करो। कहोगे सर 1 जीरो तो कट गया, कितनी बार लगभग जाएगा सर, 32, 8। चलिए ये डेटा इतना टफ नहीं होना चाहिए, कहीं हमें लगता कहीं पे ये डेटा गड़बड़ी हो गई इसलिए टफ हो गया, तो सॉल्व कर लोगे, तरीका कंफर्म है। पहले का सेलिंग प्राइस दूसरे, इतना टफ आना नहीं चाहिए हमें लगता है। पहले का एसपी पता, दूसरे का एसपी पता है, और पहले का सीपी निकाल लो, दूसरे का सीपी निकाल लो, दोनों का सीपी, दोनों का एसपी, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकाल लोगे। इसमें कुछ डेटा में टफ दे दिया गया है या मिस्टेक एरर हो गई है, क्योंकि इतना टफ देता नहीं है, आसान देता है। ये देखो नेक्स्ट, एक व्यक्ति ट्रेन से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 700 किलोमीटर, पानी की जहाज से 50 किलोमीटर प्रति घंटे 900 किलोमीटर, हवाई जहाज से 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, और कार से इतना। अब आप बताओ, ये कह रहा है कि एक दूरी को 4 भाग में गया, कैसे, 70 किलोमीटर 700 किलोमीटर, यानी 700 किलोमीटर पहले जाता है किस चाल से, ट्रेन से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फर्दर पानी की जहाज से 900 किलोमीटर जाता है, पानी की जहाज से 900 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जहाज धीरे चलती है तो 50 किलोमीटर, हवाई जहाज से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। वाह सर बहुत तेज चल रही है। आगे कह रहा है जो रिमेनिंग बचता है वो 150 किलोमीटर जाता है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है कार से। बताइए औसत चाल का फॉर्मूला याद करिए, आपको क्या बताए थे सर, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है ना, कुल दूरी बटा कुल समय। आप बताओ यानी एवरेज स्पीड औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है भाई, यानी 700, 900, 9,700, 1600, 1000 कितना हुआ 2600, 2750, कुल 2750 किलोमीटर दूरी है। कहोगे हाँ सर, ठीक है। अब इस दूरी को जाने में समय कितना लगा, आपको अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से, पहले 700 किलोमीटर 70 की स्पीड से, यानी 10 घंटे लगे भाई। दूसरा यहां से 5 से 18 घंटे लगे भाई। यहां से फिर 500 का 2 गुना, हवाई जहाज से सिर्फ 2 ही घंटे लगे। यहां से कहोगे 6 दुनाई 12, 2.5 घंटे लगे। याद करिए 2750 किलोमीटर, 18 10 28 और 2 30, 2 32.2, 32.5 इतना घंटे लगे। क्या करोगे, ये 0 बढ़ा दो, 25 इक्कम 25 तिया 75, 25 इक्कम 25, 25 इक्कम 25, 0 0, यानी 1100 बटा 13। कहोगे सर 13 अट्ठे 104, हाँ सर 6, 13 चौका 52 ना, यस, बचा कितना 8 बटा 13, 84 सही 8 बटा 13 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है। एक क्वेश्चन औसत का ये बहुत बार आता है, यहां आसान ये कर दिया गया है कि भाई आपको डिस्टेंस भी दिया है, स्पीड भी दिया है, यानी डिस्टेंस की हेल्प से आप, डिस्टेंस और चाल यानी दूरी और चाल की हेल्प से आप समय निकाल सकते हो। तो सॉल्व कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। कहोगे वाह सर वेरी गुड, कोई इशू नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते भाई। देश साधारण ब्याज पर एक धनराशि 6 वर्ष में 60% वृद्धि होती है, यानी 6 वर्ष का साधारण ब्याज 60% है। पर साल कितना साधारण ब्याज की वृद्धि होगी भाई, यानी 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना 10% है। लॉजिक देखो, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। कहोगे हाँ सर। अगर 6 साल में 60% बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ा 10%, यानी 10% से रेट से जो है धनराशि बढ़ रही है। अब कह रहा समान दर पर, यानी 10% की दर से एक मनी 12,000 रुपए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 ईयर का क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहोगे, इसका 10% निकालोगे 1200, इसका 10% निकालोगे 120,
इसका 10% निकालोगे 12। क्या बताया था आपको, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, पास्कल लॉ 3600 प्लस 360 प्लस यहां 12 यानी 3972 3972 टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बताओ याद है? यस यस बिल्कुल, ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज अलग से हमने बताया था और खासकर हमने अभी बेसिक बताया था, ट्रिकी वाला यानी पार्ट से नहीं बताया था, इसी तरीके से बताया था। कहोगे जी सर, चलो इसको बताओ। यार कुछ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन इसमें है, बताइए क्या होगा। 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस ऐसे 9 का क्यूब की वैल्यू 0.1 इतना। अच्छा एक चीज ध्यान दो, 0.1 का क्यूब 0.22 का क्यूब 0.99, यानी आप अगर इसकी बात करो हम इसको क्या 11 इंटू 0.1 नहीं बोल सकते हैं? यस बोल सकते हैं। क्या इसको 11 इंटू 0.22 नहीं 0.2 नहीं बोल सकते हैं? यस बोल सकते हैं। ऐसे इसको क्या हम 11 इंटू 0.9 नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सर। क्यों बोले 0.1? देखो ऐसे करिए, हमें यहां 1 2 3 दिया तो 0.1 बोलो, 0.1 इंटू 2 नहीं सॉरी 0.9 नहीं 0.11 इंटू 9 बोल सकते हैं। हाँ सर तब भी तो 99 हुआ। आप अगर 0.11 का होल क्यूब कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा सर? 1 का क्यूब 2 का क्यूब ऐसे करते करते 9 का क्यूब बचेगा ना। यानी इसी की हेल्प से आपको इसका आंसर बताना है, ये ध्यान देना है। 0.1 करके फिर बाद में हम बाई 100 कॉमन लेते, बात तो वही है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन एट ऑल। कहोगे यस सर। अब आपके बताओ क्या होगा सर? इसका आंसर तो हमें रटा है, रटा नहीं हिंट दिया गया है कि सर 2025 आएगा। अब 11 का क्यूब सबको पता भाई 1131, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और अगर उसका क्यूब करोगे तो 6 डिजिट, 2 2 2 2 4 2 6 डिजिट, 4 है और भैया 2 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी इनका गुणनफल जो आएगा आंसर होगा। पहली चीज कहोगे वाह बहुत टफ है सर, या तो हम ऐसे करते 11 को 3 बार गुणा कर देते तब भी। बताओ वो इससे टफ हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, पूरा दिया है। हाँ यार पूरा दिया है। तो क्या करें, नियरेस्ट निकालना, निकटतम मान होगा। देखो पॉइंट ये है ना, आपको आंसर क्या आएगा देखो। चलो 2025 सिक्कम 2025 के 5 कैरी कितना 2002 2025 का 3 गुना कितना 6075 और प्लस 202 7 7 2 6 लास्ट में 7 फिर 627 कैरी फिर 6275 का 3 गुना यही 6075 और प्लस कितना 627 यानी 7 7 5 12 ना 7 2 9 10 0 हासिल 1 6 1 7 और 6700 इतना फिर यहां 2 कैरी कितना 670 इक्कम इतना 225 और 670 जोड़ दो यहां पे 5 हुआ 7 2 9 हुआ और 6 हुआ 2 हुआ। डेसिमल्स कितने 6 डेसिमल बाद ना 1 2 3 4 5 6 ये 2.695 कहीं है। अरे वाह भाई बिल्कुल आसानी से आ गया। तो 2.695275 इज द करेक्ट आंसर। बताओ पॉइंट बार 6 डेसिमल्स होने चाहिए, आंसर हो गया। किसी को कंफ्यूजन है सर? नो कंफ्यूजन एट ऑल, क्योंकि अगर 0.11 कॉमन ले लोगे इंटू 1 0.11 कॉमन लोगे इंटू 2 यानी होल का क्यूब होगा दोनों का ना, तो कॉमन ले लो 0.11 का क्यूब यहां से यहां सब में कॉमन लोगे तो ये बचेगा, इसकी वैल्यू पता मल्टीप्लाई करो निकटतम मान कर आंसर निकाल लो। इतना टफ नहीं था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी स्वर्ण ताम्र के धातुओं का अनुपात 5 और 3 है। ए एंड बी अलॉय मिक्सिंग गोल्ड एंड कॉपर। यस गोल्ड एंड कॉपर। GNC GO एंड CO गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो। कहोगे एलॉय ए एलॉय बी, क्या अनुपात था सर? एलॉय ए में गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो 5:3 था, यानी 5 गोल्ड 3 कॉपर। एलॉय बी में 5 और 11 ज्यादा था भैया कॉपर। कह रहा कि मिश्र को समान परिणाम गलाकर बराबर, यानी जैसे पहली एलॉय जो भी है दूसरी, लेकिन इसकी बराबर मात्रा को गलाकर एक सी बनाया गया, तो उसमें स्वर्ण और ताम का रेशियो बराबर मात्रा का मतलब आप याद करो, आपको क्या बताए थे सर? कुछ नहीं करना, आपने बताया था ये कि इसकी कुल क्वांटिटी 5 और 3 8 हुआ सर, इसकी क्वांटिटी 5 और 11 16 हुआ ना, ठीक है।
5 11 16। सर इसकी ये क्वांटिटी है, इसकी ये टोटल ताम्र और कॉपर मिलाकर कुल मात्रा है सर, ये बराबर होना चाहिए। तो ये 8 है, यहां 16 है, यहां अल्टरनेट मत करो, यहां सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करो। किससे? 1 से। अच्छा 2 से यहां, 1 से यहां, बात तो यही है। मतलब अब एक समझो 2 से यहां इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। सर एक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 11 सब जोड़ दोगे, 10 5 15 और 11 3 14। तो ये सर किसका रेशियो है? ये सर ताम्र और इसका रेशियो है ना। बताइए कोई डाउट है? डाउट बहुत है। ये 6 है। देखो यहां 2 से 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो 15 हुआ, 11 6 18 हुआ, 11 6 18, अच्छा 17। यही गड़बड़ कर रहे हैं। 15 और 17 इज द करेक्ट आंसर। ये बताया था कि आपको क्या करना है कि दोनों के मात्रा को बराबर कर देना है। बराबर करने के लिए ये 8 है, ये 16 है, बराबर करने के मतलब एलसीएम ये भी 16 होना चाहिए, 2 से दोनों में गुणा कर दो, यानी ये 16 हो गया। 16 में भैया 10 क्या है? 10 गोल्ड है और 6 कॉपर है, और दूसरे वाले 16 में 5 गोल्ड है, 11 कॉपर है। तो कुल गोल्ड अलग कर दो, कॉपर अलग कर दो, टोटल मिक्सचर में जो सी बनाया गया होगा उसमें गोल्ड कॉपर हो जाएगा। कहोगे वाह सर कोई डाउट नहीं है, तो हम बहुत बार बता चुके हैं। इसको देखो, ये अच्छा क्वेश्चन आपको कितनी बार डिस्कस किए। 8 घंटे में एक महिला द्वारा किया गया कार्य, भैया 8 आवर में ध्यान दीजिएगा, एक महिला द्वारा किया गया कार्य, 6 घंटे में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य, 12 घंटे में एक लड़के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। मतलब यहां पे 8 घंटे में एक कितना, 8 घंटे में सबकी इफिशियंसी निकाल लो, यानी एक आदमी एक काम को 8 घंटे में जो करता है ना, या 1 मैन एक काम को 8 घंटे में जो किया, ये बराबर है 1 मैन नहीं भैया, एक महिला, 1 वुमेन 8 घंटे, और अभी गड़बड़ हो जाता, 1 मैन 12 घंटे, 8 घंटे महिला द्वारा, 6 घंटे में पुरुष द्वारा, 6 घंटे में पुरुष के द्वारा, और 12 घंटे में लड़के के द्वारा, एक बच्चे के द्वारा 12 घंटे में, ये बराबर है। मतलब ये हुआ, आप कह सकते थे चाहे एलसीएम ले लो चाहे ऐसे, एक महिला 8 घंटे में, एक आदमी 6 घंटे में, एक बच्चा 12 घंटे में जो काम करता बराबर है। अच्छा सर, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर यहां पर हम रेशियो निकालने किसका, मैन वोमेन, एक आदमी एक महिला एक बच्चे का, इसी का जस्ट उल्टा कर दो, चाहे ऐसे कर दो, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 4 3 और 6, यानी W1M और C की वैल्यू निकालना, उल्टा कर देते हो ना, या आप ऐसे करो 4 3 और 6 का एलसीएम लेते हो, कितना हुआ 12, तो 12 से भाग करो, 4 तिहाई 12, एक आदमी की, 3 चौक 12, 6 दुनाई 12, तो 3 4 2, एक महिला आदमी और बच्चे के इफिशियंसी का रेशियो, ये तो करते थे ना, यानी 8W इक्वल टू 6 मैन इक्वल, यानी 4W इक्वल टू 3 मैन इक्वल टू 6 चिल्ड्रन। तो MCW का रेशियो कैसे निकालते हो भाई, इन नंबर का अनुपात निकाल लो, यानी 12 कोई वैल्यू है, 12 है, तो आप कहोगे के ना मान के 12 है, तो 4W बराबर 12, तो W बराबर 3, वैसे 3 मैन बराबर 12, 1 मैन बराबर 4, तो एक आदमी एक महिला एक आदमी एक बच्चे के इफिशियंसी, यानी कितना इफिशियंसी, यानी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अब पूछा क्या जरा भाई, यदि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 9 पुरुष 6 दिन में किसी कार्य को पूर्ण करते हैं, कह रहा है 9 मैन 6 दिन में और 6 घंटे काम करके पूर्ण करते हैं, तो कितने दिनों में 12 मैन 12 वोमेन 12 चिल्ड्रन कितने दिनों में मिलकर करेंगे, यानी 8 घंटे काम करके कितने दिनों में करेंगे। आपको फॉर्मूला सबको पता भाई, यानी बेसिक फॉर्मूला M1 सॉरी M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2, यानी बेसिक फॉर्मूला है कि आदमी दिन और समय में रिलेशन क्या होता है। आदमी दिन की बात करोगे M1 D1 इक्वल टू M2 D2, और यहां पे अगर टाइम की बात करोगे M1 D1 T1 इक्वल टू M2 D2 T2। भाई यहां पे 9 आदमी 6 घंटे काम करके 6 दिनों में पूरा करते, तो 12 आदमी 12 महिलाएं 12 बच्चे 8 घंटे काम करके D2 दिनों में पूरा करेंगे। अरे सर बस आपको M की वैल्यू क्या रखना है सर, 4 रखना है, तो 9 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे रहने दो, इक्वल टू क्या होगा सर, 12 अगर कॉमन लेते हो तो एक आदमी एक महिला एक बच्चा आ जाएगा,
तो एक आदमी 3, मतलब सब ऐसे डायरेक्टली जोड़ दो, इंटू 8 इंटू D2, याद करिए बाहर है अभी। कहोगे हाँ सर। 4 दूनाई 8, 2 तिहाई 6, 3 चौक 12 ना, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, ठीक। क्या बचा? 9 त्रिक 27 बटा 2 या 27 मान लो। 4 3 7 2 9, मतलब 9 इंटू 2 डिवाइड इक्वल टू कितना? D2। यहां से 9 त्रिक 27, 3 बटा 2 कहीं है? हाँ सर, 3 बटा 2 का मतलब 1 सही 1 बटा 2 दे, बस रखना ही तो है इसकी वैल्यू। बिल्कुल आसान है मोंटी, ये आपको हमने सेकंड टाइप टाइम एंड वर्क में डिस्कस किया था। कहोगे यस सर बिल्कुल सही है। ये एक वृत्तीय सड़क वृत्तीय मार्ग के चारों तरफ बनी है। आप कहोगे सर क्या है? ये वृत्तीय वलय की आप बात करोगे ना, ये यानी ये वृत्तीय मतलब ये सही से बना नहीं भाई साहब। ये स्मॉल आर है, ये पूरा कैपिटल आर है, ये एक चौड़ी सड़क है, बराबर दिख नहीं रहा बराबर, लेकिन बराबर है। अच्छा सर बराबर है तो क्या करना है? कह रहा है कि यदि मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर इतना है। यानी डायरेक्ट आप बताओ, अगर ये वलय का हमें ये जो अंदर वाला सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर होता। अगर रेडियस स्मॉल आर मारेंगे, एरिया बनाएंगे तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अच्छा अगर हम बोलते हैं इसकी कैपिटल आर है यहां से यहां तक, बाहर वाले की सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई, बात तो वही ना, कैपिटल आर, और एरिया क्या हो गया? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हमें पता है अगर हमें इसका एरिया चाहिए तो पूरे बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले एरिया घटा दोगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा। यानी अगर आपको एरिया पाथ चाहिए, याद करो एरिया ऑफ पाथ चाहिए, यानी रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो पाई आर कैपिटल स्क्वायर में से पाई आर स्मॉल स्क्वायर घटाओगे, एरिया की बात कर रहे हैं, पाई कॉमन ले लोगे, कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब पाई कैपिटल आर प्लस आर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये एरिया होता है। कहोगे हाँ सर, तो सब तो कंफर्म है। क्या करना है फिर आगे देखो, यदि उनके आंतरिक बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 44 है, भाई आर तो कंफर्म है, चलो डायरेक्ट कर दो, हम आर और आर में रिलेशन निकालें। स्मॉल आर 7 कंफर्म है। कहोगे आप देखो डायरेक्टली, बाहरी वृत्त बाहरी सरकमफ्रेंस त्रिज्या ये आंतरिक, यानी इनमें माइनस इनमें, तो 2 पाई कॉमन ले लो, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ध्यान दो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू, इनका डिफरेंस बराबर 44। स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर है ना, तो आप कहोगे कैपिटल आर माइनस 7 बराबर 44 डिवाइड बाई 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 ऊपर चला गया, कट गया, यानी आर माइनस आर बराबर 7, कैपिटल आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर आ गया। जब कैपिटल आर 7 आ गया भाई, तो आपको करना क्या? एरिया निकालना किसका? पाथ का। तो क्या करना भाई? पाथ का एरिया का मतलब रख दो, पाई का मतलब 22/7, आर प्लस आर, ये कैपिटल आर कितना है? ध्यान दीजिए कैपिटल आर कितना है, यहां से कैपिटल आर 7 है, 7 है। वाह भाई गजब बात करते हैं भाई। ये -7 इधर +14 हो जाएगा भाई, 7 तो अंतर आया, ध्यान नहीं दिए, 14 हो जाएगा। ये -7 इधर आएगा, +7 हो गया ना, 14 हो जाएगा। तभी तुमके कैसे हो गया भाई? ये 14 + 7 यानी 21 आर प्लस आर, और 14 - 7 7, यहां 7 कैंसिल, 21 × 22 का मतलब 21 दुनाई 42, 21 दुना 42, 4 46, 462 मीटर स्क्वायर कहीं है। जी सर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? किसी कंफ्यूजन है? यस या नो जल्दी से बताएं भाई। आपने क्या किया? ये सर्कल है, इसकी त्रिज्या 7 है या त्रिज्या आर मान लो, स्मॉल सरकमफ्रेंस ये होगा, एरिया ये होगा। आपको पता है कि इनके परिधि का अंतर दिया है, तो 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 44, तो स्मॉल आर भैया 7 है, तो कैपिटल आर 14 आ जाएगा। सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू कहोगे यस सर। अब जो है इस पाथ का एरिया चाहिए, तो एरिया का मतलब क्या होता भाई? ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लोगे, आर ये आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो आर प्लस आर, आर माइनस आर। जब कैपिटल आर स्मॉल आर दे दिया गया है, तो आसानी से आप वैल्यू पुट करके आंसर बता सकते हो। वाह 11
एक महिला प्रत्येक वर्ष आरंभ में 4,000 रुपए निवेश कर 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर कमाती है। दूसरे वर्ष में अंत में कितना निवेश हो जाएगा, यानी ये कह रहा है वो 4,000 रुपए का निवेश करती है और हर साल 4-4 हजार रुपए जमा करती है और 5% ब्याज लेती है। तो 2 वर्ष के अंत में अगले साल के निवेश क्या हो जाएगा, आप बताओ। 4,000 रुपए हैं, 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर है। अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करो उससे कितना ब्याज मिलेगा भाई साहब, 4,000 का 5%, तो कितना हुआ, आप कहोगे सर 200 ब्याज मिलेगा। यानी अगली साल यानी 200 ब्याज मिला तो 4,000 और 200 ब्याज यानी 4,200 रुपए अगले साल ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन 4,000 रुपए और जमा कर दिया। यानी अब अगले साल ब्याज किस पर मिलेगा सर, 8,400 पर। और अगली साल 8,400 का 5% कितना है, कहोगे 5 चौक 20 हुआ, 5 8 40 और 2 40 2 42, 420 रुपए ब्याज हुए। यानी 8,400 दूसरे वर्ष के लिए निवेश था और इस पर 4,200 ब्याज मिला। तो क्या कह रहा है सर, कुल ब्याज कितना मिला, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। आपको मतलब कह रहा कुल जो है अगले साल निवेश की राशि कितनी है, तो 8,400 ना, 8,400 यार गड़बड़ हो जाता भाई, कितना हुआ 4,200, यानी 8,200, 8,200 का 5%, तभी तो कह रहे ज्यादा कैसे आ रहा। यानी 5 दुनाई 10, 5 8 40 1 41, 410 रुपए। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसने 4,000 से निवेश स्टार्ट किया था, पहले साल 200 ब्याज मिला और दूसरे साल 4,000 निवेश कर दिया, यानी 4,200 प्लस 4,000 निवेश किया, 8,200 पर ब्याज 5%, 410। तो अब कुल कितना उसे धनराशि हो जाएगी सर, दूसरे साल के लिए हमें पता था 8,200, 8,200 पर इतना ब्याज मिला, यानी कुल जो है 8,200 नहीं, ये क्या पूछा जा रहा है, तो हिज इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ये तो इस पर इन्वेस्ट किया 410 मिला। ठीक है, तो अब अगले साल कितना हुआ, कहोगे सर 8,610 रुपए, 8,610 रुपए आंसर। मतलब दूसरे साल के लिए मनी था, उस पर ब्याज जोड़ोगे तो अगले साल के लिए निवेश हो जाएगा। कहोगे यार सर वेरी गुड, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे। अगला देश 10 लीटर दूध में से 1 लीटर पानी निकालकर उसके बदले 1 लीटर पानी भर दिया जाता है, फिर लीटर। याद करिए, आपको हमने एलिगेशन में एक क्वेश्चन कराया था, एक मिक्सचर चाहे वो दूध का हो, दूध भरा हो किसी कनस्तर में, या बोल दिया जाए किसी कनस्तर में वाइन भरी हो, दूध भरा है, दूध से कुछ निकाल कर पानी डाल देते हैं, दूध निकाला फिर मिश्रण निकाला, एक बार दूध निकालेंगे, पहली बार पानी मिलाएंगे पता नहीं चलेगा, फिर अगली बार भैया पानी तो मिल गया, मिश्रण निकालेंगे फिर पानी मिलाएंगे, मिश्रण निकालेंगे फिर पानी मिलाएंगे, लगातार 2 3 4 5 बार करें तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या बचेगी। या बोल दें एक बाइक से भरा हुआ कनस्तर, बाइक से बोल रहे हैं भाई, वाइन से भरा हुआ कनस्तर है, शराब से भरा हुआ कनस्तर है, उसमें से कुछ लीटर शराब निकालकर पानी मिला दें, फिर अब शराब पानी के मिश्रण को निकालकर पानी मिला दें। ऐसा 2 3 बार करने के बाद रिमेनिंग एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ शराब क्या बचेगी, उसके लिए आप एक फॉर्मूला लिखे थे, यानी रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल मिक्सचर इज ए, यानी जो इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस बी रिप्लेस क्वांटिटी अपॉन ए की पावर n। ए का मतलब जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन था उसकी रिमेनिंग मात्रा, ए का मतलब कुल मात्रा किसकी, स्टार्टिंग वाले सॉल्यूशन की, बी का मतलब रिप्लेस क्वांटिटी यानी कितना रिप्लेस किया, एन का मतलब टोटल टाइम्स कितनी बार ऐसा किया। जैसे इसमें आपको पता भाई स्टार्टिंग में मिश्रण 10 लीटर दूध था, तो ए का मतलब 10 मिश्रण किसका था, स्टार्टिंग में दूध था। 1 माइनस बी का मतलब यानी 1 लीटर पानी, मतलब 1 लीटर दूध निकाला गया, उतना ही पानी रिप्लेस किया गया, और 10 कितनी बार किया गया, कुल 2 बार, तो मिलाकर 1 लीटर मिलाया था। परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा यानी रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ जाएगा। कहोगे 10 इंटू कितना हुआ, तो 9/10 का 2 स्क्वायर यानी 9/10 इंटू 9/10। कहोगे हाँ सर, 10 कैंसिल हुआ, 81 को 10 से भाग कर दो, 80.1 लीटर किसकी, यानी 10 लीटर था, 2 बार, एक बार 1 लीटर निकाल लिया, क्या 1 लीटर
10 लीटर दूध था, 1 लीटर अगर जो है दूध निकाल लेंगे, उतना पानी मिला देंगे, तो एक बार करने के बाद 9 लीटर क्या बचेगा भैया, 9 मिल्क बचेगा, 1 पानी, 10 उतना रह गया। फिर अगली बार जब निकालेंगे तो मिल्क और वाटर 9:1 के रेशियो में ही निकलेगा, ये कहने का मतलब है। तो भाई अब आप बोल सकते हो रिमेनिंग कितना बचा, तो 9 था तो 9 और 1 के रेशियो में निकलेगा, तो 9 भाग मिल्क 1 भाग वाटर, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तब भी आप बोल सकते हो 9/10 यानी 80.1 बचेगा ना। कहोगे हाँ सर, तो सॉल्व कर सकते हैं, वेरी गुड, इससे सॉल्व करेंगे, आसान है। समांतर माध्य याद करो, आपको हमने क्या बताया था, A अनुपात B प्रोपोर्शनल B और C अगर ऐसा होगा तो इसमें जो है आप अगर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल ये होता है, तो अगर दो का मीन प्रोपोर्शन का मतलब B की वैल्यू चाहिए √AC होगा। कहोगे हाँ सर, बस आंसर भैया। मीन प्रोपोर्शन यानी माध्य क्या होगा, 0.32 इंटू कितना 0.02 यानी 0.000064, ये हुआ 64 का 8 पॉइंट बाद 4 डिजिट 2 डिजिट पर डेसिमल 0.04, इसका ये हो जाएगा। दिस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? यस, कोई नो डाउट। चलिए अगला देखो। यस, अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पता। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, याद करो आपने पढ़ा होगा कब, यानी हमें पूरी उम्मीद है क्लास 10th में पढ़ा होगा, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल। तो अगर ये इसके दो मूल है अल्फा और बीटा, तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो a इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में जिससे मल्टीपल होगा, b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, c का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो -b का मतलब -2 और अपॉन a का मतलब 1, यानी 2 अल्फा प्लस बीटा। मूलों का गुणनफल क्या होता, c/a, याद करिए, c कितना -3, a का मतलब 1, यानी ये हुआ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। कहोगे सर ये कहां से मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और +2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। हाँ सर, इसी की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर और ये 2 अल्फा इंटू बीटा, भाई अल्फा इंटू बीटा -3, 2 3 6 माइनस से और यहाँ प्लस से हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो हुआ, यानी 4 + 6 यानी 10 10 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आ गया नहीं आ गया, याद करिए, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपको अगर पता होगा तो बता दोगे। किसी x² + bx + c के लिए मूलों का योगफल -b/a, मूलों का गुणनफल c/a आप प्रूव कर चुके हो भाई। कहोगे हाँ सर, बता दोगे। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो इसको देखो, ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 8 दिनों में। अभी आपको सेम क्वेश्चन बताए थे, ए और बी उसी कार्य को मिलकर पूरा करने के लिए इतना लेते, ठीक है कोई बात नहीं, सी की सहायता से 3 दिन में। अभी था ना भाई, अगर सी की सहायता ले रहा है, सी का भी कंट्रीब्यूशन होगा, भले ए और बी ने जिम्मा लिया है, तो कहोगे कुछ नहीं करना, क्या है भाई, ए 6 दिन, बी 8 दिन और भैया सी कितना, सी नहीं, यानी ए बी सी के साथ सी मिलकर कितना, यानी 3 दिन। 8 6 3 का एलसीएम 24 काम है, तो 6 चौक 24, एक दिन में 4 काम ए, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 3 काम ये और 3 और 24 ये, यानी फिर से सेम क्वेश्चन, यही रेशियो भी था, ए 4 वर्क पर डे, बी 3 वर्क पर डे, यानी एक वर्क के लिए इफिशिएंसी पता हो तो भी आंसर बता सकते हो, पैसा सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो कहोगे 4 3 और 1 8 की वैल्यू भाई कितना, आप कहोगे 3200, और क्या चाहिए आपको, चाहिए सी का शेयर, 1 भाग की वैल्यू, यानी 8 चौक 32 सर 400 रुपए इज द करेक्ट आंसर, यानी दिस आंसर। बताइए कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं, अभी आपने बताया था भाई। इसको बताओ, एक महिला है, अपने पति के आयु से 5 वर्ष छोटी है महिला, इसका हस्बैंड 5 वर्ष छोटी है, यानी अगर हस्बैंड x होगा तो ये x - 5 होगी। अच्छा, अपनी बेटी से 3 गुना बड़ी है, इसकी डॉटर जो भी होगी, डॉटर का ये डॉटर की 3 गुना है, 3 टाइम्स करो ये आ जाएगी। कहोगे हाँ सर। यदि 6 वर्ष बाद बेटी 21 वर्ष की हो जाती है, अच्छा, तो पति की वर्तमान आयु क्या है, ये स्टार्टिंग की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, आप स्टार्टिंग की बात की। 6 वर्ष बाद अगर बेटी 21 वर्ष की हो जाती है
6 वर्ष बाद अगर डॉटर 21 ईयर की होगी तो भैया डॉटर वर्तमान में कितनी होगी? कहोगे 6 कम कर दोगे, 15 साल। डॉटर अगर 15 साल होगी उसका 3 गुना, 15 या 45 साल उसकी मदर होगी। और मदर अगर 45 साल की होगी तो मदर फादर से 5 वर्ष छोटी है, फादर साहब 5 वर्ष बड़े होंगे, यानी वर्तमान में पिताजी 50 साल के होंगे। यानी यस, ऑप्शन नंबर ए ओरल था। बस आप क्वेश्चन को घुमा के पढ़िए, आंसर आ जाएगा। कहोगे यस सर। ओके, एक वृत्त के 150 के कोण का भाग काटकर निकाला जाता है, निकाले गए भाग का क्षेत्रफल याद करो। ये सर्कल है, ये कह रहा है कुछ एंगल 150 डिग्री है, मान लो 150 डिग्री काटकर निकाला जाता, पूरा कितना होता? 360। तो 100 निकाला जाता है, तो काटकर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल याद करो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्या होता है एरिया? सर अगर इसकी रेडियस r होगी तो इसका यानी 150 डिग्री आउट ऑफ किसका? 360, यानी 150 आउट ऑफ इतना पाई आर स्क्वायर ये होता है, यानी 150 आउट ऑफ इतना पाई आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है और ये एरिया दिया है 25/2। क्या चाहिए आपको? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 360 की वैल्यू चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट चाहिए, तो कुछ करना ही नहीं है। सर पाई आर स्क्वायर बराबर कितना? 25/2, ये तो है ही है, ये कट गया, 3 5 15, 3 12, तो 12/5 यहां आ जाएगा सर। 5 25, 2 6 12 और 5 36, कितना आसान है, वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए कि रेडियस हम निकालें और उसके बाद फिर एरिया निकालें, क्या जरूरत है? इसका एरिया पता है, दिया गया है, यानी थीटा क्या होता है? थीटा बाई पूरे त्रिज्या, थीटा बाई 360, एरिया चाहिए पाई आर स्क्वायर, किसका? यानी जो कट किया गया है। आपको सर्कल में हमने प्रॉपर बताया है। और अगर आपको पेरीमीटर चाहिए, क्या करोगे सर? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यानी अगर ये चाप चाहिए, एल चाहिए, तो ये चाप के कंपैरिजन में ये चाहिए, तो एरिया के कंपैरिजन में निकालोगे कितना पार्ट है। कहोगे यस सर। ओके, चलिए 19 आप याद करिए क्या क्वेश्चन है। याद नहीं करिए, बताइए। एट 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट एट द 10th प्लेस 4 मोर देन डिजिट ऑफ इतना। देखिए आपको करना क्या है, 2 अंकीय एक संख्या के अंकों का योग से 7 गुनी है। याद करिए, ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करो, बस पढ़ो। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 7 गुनी है। 2 अंकों का मतलब इकाई दहाई कुछ भी हो। यह कह रहा है कि जो अंकों का योग है संख्या इसका 7 गुना होनी चाहिए। कहोगे हां सर। और दहाई का अंक इकाई के 4 अधिक है। दहाई ये इकाई है, क्या दहाई इकाई 4 अधिक है? ये नहीं होगा। दहाई इकाई 4 से अधिक है, यस। अब दोनों ये संख्या कितनी है? 51। इकाई दहाई का सम कितना? 6। क्या 6 का 7 गुना है? नो, ये गलत आंसर। 7 3 से 4 ज्यादा है, यस। तो दोनों का सम 10 का ये 7 गुना, नो। 8 4 में अंतर कितना? 4 का। क्या दहाई इकाई से 4 ज्यादा है? जी सर ज्यादा है। अब बताओ 8 और 4 कितना? 12 और 84। क्या 12 का 7 गुना 84 है? जी सर, 12 7 84 होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एक लाइन का अगर आप बच जाते ना कि माना कि जो है इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, पहले फिर दूसरी कंडीशन बनाते, फिर लेंदी हो जाता। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा भाई ऑप्शन से करोगे। कहोगे यस सर। इसको देखो 120 रुपए को XYZ में बांटे गए हैं, x में, y में और z बराबर कुल कंट्रीब्यूशन 120 रुपए। क्वेश्चन नंबर 1, यस। x का हिस्सा y के हिस्से से 20 ज्यादा है। x y से 20 ज्यादा है, याद करो। x y से 20 ज्यादा का मतलब x इक्वल टू y प्लस 20। सेकेंड इक्वेशन, x y से 20 ज्यादा यानी y में 20 जोड़ दो, x के बराबर हो जाए। जी सर, आगे। और x z के हिस्से से 20 रुपए कम है, यानी x y से 20 अधिक है और z से 20 कम है, यानी z इक्वल टू कितना हुआ? z x से 20 कम है, नहीं x z से 20 कम है, यानी z इक्वल टू x प्लस 20।
याद करो, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन एट ऑल। मतलब यानी x का हिस्सा y से 20 रुपए अधिक है, कहोगे हाँ। अब करा है कि z के हिस्से से 20 कम है, मतलब z बराबर कितना, जितना होगा z में 20 कम कर दो x, या x में 20 जोड़ दो, z के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, यहां रख दो भाई, क्या इशू है? अब तो आंसर हो गया। क्या चाहिए आपको? देखो एक तरीका x में सब निकाल लेना, ऐसे बता सकते हैं। देखो एक्स वाई प्लस जेड बराबर 120 है ना, कहोगे हाँ। यहां से ध्यान देखो y की वैल्यू निकाल लेना, यहां y की वैल्यू निकाल लें x के फॉर्म में, और z की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लें। हाँ सर, y की वैल्यू निकाल लें, x तो है ही है, y अगर हम z के फॉर्म में निकाल लेते हैं, y इक्वल टू क्या होगा यहां से, y इक्वल टू x माइनस 20 होगा। याद करो, y इक्वल टू x माइनस 20, यस सर, प्लस z इक्वल टू दिया है x प्लस 20, यानी एक में ही बना ले तो आंसर आ जाएगा। हाँ सर, बराबर 120। जी सर, कोई इशू नहीं। जोड़ो भैया, आप खोलोगे ओपन तो प्लस प्लस में कोई फर्क पड़ेगा, -20 प्लस 20 कट गया, 3x बराबर 120, x बराबर भैया 40, 3 चौक 12, 120 यानी 40। तो x 40 का मतलब पूछा क्या जरा, y का हिस्सा तो बता दो भाई। x 40 है तो y कितना भैया 20, x 40 y 20, और z भी बता सकते हो 60, तो यानी 20 क्या है, हमें y चाहिए भाई y 20 रुपए। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन सर, बिल्कुल आसान है। ओह 20 क्वेश्चन था। आज देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत लगा होगा, जो रेगुलर पढ़ रहे होंगे उनको लगा होगा नहीं सर आसान था। ये भी इजी और मॉडरेट का मिश्रण बता सकते हो, यानी प्योर मॉडरेट नहीं कर सकते हो, यानी मीडियम, मतलब बहुत सारे आसान थे और कुछ आपको फॉर्मूले समझने थे ना। तो डेली आपसे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ भाई 7 बजे डेली आपसे मिलेंगे, जब तक जो है असिस्टेंट लोको पायलट और यूपी पुलिस री एग्जाम नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको इसका प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और जो भी आप कहोगे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा, उसमें आपको हम क्या डिस्कस करेंगे, अलग से टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे ना अब इस बार हो सकता है किसी दिन जो है यानी 2-3 घंटे का प्रॉपर जो है 3-4 घंटे का किसी टॉपिक का जो भी आप कहिए मैराथन क्लास लेके आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो डेली आपसे 7 बजे जुड़ेंगे। टॉपिक डाउट होगा तो आप जाइएगा, डालिएगा। शिवानंद सर, भाई शिवानंद सर बिल्कुल आपके सामने सर हाजिर हो जाएंगे, और जो डाउट होगा आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं भाई, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।